नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। हाथरस मामले में आज यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करने वाली है और सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस मामले में यूपी सरकार से गवाहों और परिवार की सुरक्षा के अलावा पीड़ित परिवार के पास वकील है या नहीं, इस पर भी हलफनामा मांगा है। बता दें, इसके अलावा इस पूरे केस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्टेटस पर भी हलफनामा दाखिल करने को कहा गया था। हाथरस मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने पूछा था कि हम पीड़ित पक्ष और गवाहों की सुरक्षा की यूपी सरकार के बयान को दर्ज करते हैं, आप हलफनामा दाखिल करें। हाथरस कांड में विदेशी फंडिंग के खुलासे की बात करते हैं और इस पूरे मामले में 100 करोड़ की साजिश का खुलासा हुआ है। जी हां, यूपी में दंगे भड़काने की साजिश में गिरफ्तार पीएफआई के 4 सदस्यों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया और इस पूरे मामले की अब अगली सुनवाई जो है 20 अक्टूबर को होगी। हाथरस में हिंसा, विदेशों से फंडिंग। हाथरस में 100 करोड़ वाली साजिश का मास्टरमाइंड कौन? किसने की यूपी में जातीय दंगा भड़काने की साजिश? जैसे जैसे हाथरस कांड की जांच बढ़ रही है, वैसे वैसे साजिश बेपर्दा हो रही है। जातीय दंगा भड़काने की साजिशों के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर पीएफआई का सदस्य होने का आरोप है। जिस तरह दिल्ली में दंगा हुआ, उसी तरह हाथरस में दंगा करवाने का षड्यंत्र रचा गया। दंगों के लिए फंड कहां से जुटाए जा रहे थे, इस संबंध में भी बेहद अहम खुलासा हुआ है। दिल्ली दंगों की तरह हाथरस में विदेशी फंडिंग की बात सामने आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तरफ से फंडिंग से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। ईडी का कहना है हाथरस में दंगा भड़काने के लिए 100 करोड़ की फंडिंग की गई। 50 करोड़ की फंडिंग मॉरिशस से हुई। फंडिंग के लिए रातों रात वेबसाइट बनाई गई। वेबसाइट के जरिए इस्लामिक देशों से फंडिंग की बात सामने आ रही है। ये ईडी की शुरुआती रिपोर्ट है। ईडी मामले की तफसील से जांच कर रही है। साजिशकर्ताओं के खिलाफ यूपी सरकार बेहद सख्त है। विपक्ष पर राजनीति के आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है फलानी जगह हम दंगा कराएंगे जाति के आधार पर, कुछ लोग उधर से मरेंगे, कुछ लोग इधर से मरेंगे, हमारे नेता आएंगे, उसके बाद जाकर के राजनीति करेंगे। यानी एक गरीब की लाश पर राजनीति करने वाले इन चेहरों को पहचानिए। तो विदेशों से फंडिंग का मामला बेहद गंभीर है। इसके तह तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। मामले में पीएफआई की भूमिका की जांच की जा रही है। एसआईटी की टीम जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपने वाली थी, यानी कि योगी सरकार को सौंपने वाली थी, उस रिपोर्ट को आज नहीं सौंपा जाएगा। 10 दिन का और वक्त यहां पर एसआईटी को मिला है, तो 10 दिन बाद एक बड़ी तस्वीर सामने नजर आएगी। लेकिन इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और मकसद यही है कि बिना किसी लाग लपेटे के हर खबर, हर जानकारी आप तक सटीक जानकारी के साथ पहुंच सके, क्योंकि इस मामले को लेकर जैसे पहले हत्या, रेप, गैंग रेप और एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। कैमरा पर्सन कमल के साथ सबीना तामंग देशमुख, हाथरस। आखिर हाथरस कांड में हुआ क्या, ये सभी के मन में है। रेप हुआ, ये गैंग रेप हुआ या नहीं हुआ, पारिवारिक दुश्मनी थी या फिर राजनीति हुई। इस पूरे केस में कॉल डिटेल्स के से जो सामने आई है, उससे कई पेज सामने आए। ग्राउंड जीरो से न्यूज एशियन लगातार इस पूरे मामले की पड़ताल कर रहा है। आखिर क्या है हाथरस कांड का ये नया पेज, देखिए खास रिपोर्ट। हाथरस में आखिर क्या हुआ? रेप हुआ या पारिवारिक दुश्मनी थी? 104 बार के फोन कॉल्स का राज क्या है? यूपी पुलिस एफएसएल रिपोर्ट के जरिए दावा कर चुकी है कि रेप नहीं हुआ। इस मामले में कुछ ऐसे अहम खुलासे हुए हैं जिससे ये केस उलझ गया। एसआईटी की जांच में कुछ फोन कॉल्स के डिटेल्स सामने आए हैं। इससे मामला उलझ गया। ये सीडीआर डिटेल्स की कॉपी है। इसके मुताबिक आरोपी पीड़ित परिवार में बातचीत होती थी। मुख्य आरोपी संदीप परिवार से बात करता था। दोनों के बीच 104 बार फोन पर बातचीत हुई। कॉल डिटेल्स की मिस्ट्री क्या है? हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है। पीड़ित के परिवार के पास कॉल डिटेल्स के मामले में अपनी दलील है। भी बातचीत, वो मोबाइल फोन किसका था? वो पापा का था, वो ना ही मेरा था, मेरे नाम से रजिस्टर्ड भी नहीं है वो।
और ये बहन भी अनपढ़ थी, वो फ़ोन भी मतलब पापा के पास ही रहता था। लेकिन जो घंटों घंटों की बातचीत है पापा के मोबाइल से, फिर वो किसने की, पिताजी ने की या किसी और ने? ये तो देखिए जब ही पता चलेगा, जब आप हमें जब रिकॉर्डिंग जब सुनाई जाएगी इस चीज़ के लिए, जब भी जानकारी दे पाएंगे। लेकिन बस सिर्फ ये है कि पिताजी इस बात को मानने को क्या तैयार हैं कि उनके मोबाइल फोन से हुई? नहीं, वो भी मना कर रहे हैं कि जब मेरे से भी बात नहीं है, ऐसे अगर मेरा नंबर है तो मेरे से भी ऐसी कुछ बात अच्छा, नहीं। पिताजी कह रहे हैं कि मुझसे भी बातचीत यहाँ पर नहीं है नहीं, मामले को लेकर। हम लोग उनसे संपर्क भी नहीं रखते ज़्यादा। आरोपियों के वकील का दावा है कि पीड़ित की हत्या खुद उसके भाई ने की है। इस मामले में सियासत हो रही है, आरोपियों को साजिशन फंसाया जा रहा है। कुछ और सवाल हैं जो इस मामले को उलझा रहे हैं। मामले में बार बार बयान क्यों बदले जा रहे हैं? सीबीआई जांच से परिवार को क्यों इनकार है? माता जी उनकी मौजूद है इस वक्त में। माता जी, सिर्फ यही सवाल, क्योंकि आपने अपनी बेटी को, ये आपके दर्द को पूरा देश इस वक्त समझ रहा है, जैसा कि मैंने आपके बेटे से भी पूछा, यहाँ पर उनकी बहन से पूछा, नार्को टेस्ट के लिए आप लोग क्या तैयार हैं? एक ऐसा टेस्ट जिसमें सच सामने आ जाता है। नहीं। अच्छा, आप तैयार नहीं हैं। जांच एजेंसियां हाथरस कांड का सच जुटाने में जुटी हैं। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद लोगों में इस बात पर विवाद है कि आखिर पीड़िता के साथ हुआ क्या। पूरे मामले में दोनों परिवार के नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है, लेकिन परिवार को इस पर एतराज है। नार्को टेस्ट से इनकार क्यों कर रहा है परिवार? नार्को टेस्ट अगर करवाने की बात सामने आ रही है तो फिर क्या आपका परिवार तैयार है या नहीं? क्योंकि सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर आप लोग क्यों नहीं करवा रहे, क्यों झिझक रहे हैं, क्यों बार बार ये मामले सामने होंगे तब? झिझक नहीं रहे। जब हमने बोला है, हमने बोल दिया है, जब पीड़ित परिवार के अगर किसी का हुआ हो तो हम राजी हैं करवाने के लिए, मना नहीं कर रहे हम लोग। बहुत पेच है इस केस में, जिसको सुलझाने की जरूरत है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीड़ित परिवार के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। राकेश के साथ सबीना तमांग देशमुख, टीम न्यूज़ नेशन, हाथरस।